नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार बताएंगे सभी साथी कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। और कल की क्लास में अगर किसी साथी को कोई डाउट हो, कोई दुविधा हो तो एक बार डिस्कस कर लीजिए, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और आज हमारा नया टॉपिक होगा जो भोजन जिसको हम कहते हैं। ठीक है। बेसिकली ये टॉपिक जो है साथियों वो पूरा मिला जुला टॉपिक है जो आपके सीटेट में पूछा जाता है। और उसका जो नाम है, मैं नाम पहले लिख देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो वो इस टॉपिक का जो नाम है साथियों वो हो जाएगा भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, है ना। इस टॉपिक का जो नाम है वो हो जाएगा भोजन भोजन स्वास्थ्य स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं स्वच्छता। ठीक है। क्लियर। तो ये टॉपिक जो है साथियों अपने आप में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना। तो कई सारी क्लासेस इसमें लगेंगी और उन सभी क्लासों में हम ये बात करेंगे, बीमारियों के बारे में बात करेंगे, भोजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। स्वच्छता से संबंधित कुछ एक बातें हमारी यहाँ पर होंगी, है ना भाई। जैसे भोजन की अगर हम बात करेंगे तो कई क्षेत्र ऐसे हैं अपने भारत में जहां कुछ स्पेसिफिक भोजन बनाया जाता है। ठीक है। तो उनसे रिलेटेड बातें हमसे पूछी जाती हैं, तो उनको हमें ध्यान रखना है। क्या तरीका हो सकता है ना। कहाँ का कौन सा भोजन जो है वो प्रसिद्ध है, कौन सी जनजाति के लोग क्या विशेष प्रकार का भोजन करते हैं, ये सभी बातें हमें जानना जरूरी है। वो बात हम इसमें करेंगे। ठीक है। स्वास्थ्य अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इससे संबंधित यानी कि विटामिन, है ना, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं वो साथियों वो दोनों से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, अगर हम पोषक तत्वों की बात करेंगे, ठीक है, तो भोजन से हमें क्या मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और इन पोषक तत्वों की वजह से, है ना, हम कैसे रह पाते हैं, हम स्वस्थ रह पाते हैं। तो ये पूरा कनेक्ट है। तो वहां पर इन सब चीजों की भी बात करनी है। स्वच्छता से भी रिलेटेड बातें हमें करनी है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। क्लियर, तैयार हैं आप लोग। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है फूड हेल्थ एंड हमारा जो क्या है साथियों, क्लीनिंग, यानी कि स्वच्छता वाला जो टॉपिक हमारा होगा उसकी बात हम करेंगे। ठीक है। तो देखिए पहला जो सवाल है वो है भोजन से ही संबंधित है। और वो सवाल ये है साथियों कि नारियल डली हुई किसी भी करी, आप करी खाते ही हैं, वही करी है ये, है ना। तो कोई स्पेसिफिक अलग नहीं है, लेकिन अब वो करी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, हर जगह अलग अलग पैटर्न होते हैं बनाने के। ठीक है ना। केरला, देखिए आंसर भी आ गया भाई, है ना। के साथ उबला हुआ टेपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। ठीक है। तो अगर हम टेपिओका की बात करेंगे तो जो टेपिओका साथियों है ना, टेपिओका एक हम ये कह सकते हैं, इसको कसावा भी कह देते हैं, कसावा या कंद भी इसको कहा जाता है, कसावा या कंद इसको कहा जाता है। ठीक है। इसको कसाबा या फिर कंद कहा जाता है। क्लियर भाई, क्या कहा जाता है इसको, कसाबा या फिर कंद इसको बोला जाता है। क्लियर। अब देखिए ये जो है साथियों ये शकरकंदी जैसा होता है। शकरकंदी देखिए आपने, है ना, शकरकंदी जैसा होता है, शकरकंदी जैसा होता है। और शकरकंदी वगैरह जो होती है, आलू हो गया, शकरकंदी हो गया, है ना, तो वो साथियों जब हम बात करेंगे, बिल्कुल इससे साबूदाना भी बनता है, इससे साबूदाना, है ना, साबूदाना इससे बनाया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। शकरकंदी जो है स्टार्च से भरपूर, यानी कि ये जो है स्टार्च से भरपूर होता है, स्टार्च से भरपूर होता है। ठीक है। तो किससे भरपूर होता है, ये स्टार्च से भरपूर ये होता है। ये बातें हमें यहां पर ध्यान रखनी है। क्लियर। तो ये टेपिओका जहां नारियल पड़ा हुआ होता है इसमें, तो वो कहां का है, केरल का प्रसिद्ध भोजन माना जाता है। कहां का प्रसिद्ध भोजन माना जाता है, केरल का। सवाल ये भी पूछा गया है सीटेट में, और वो सवाल ऐसे पूछा गया है कि नारियल के तेल में, नारियल के तेल में समुद्री मछली को पकाकर
समुद्री मछली को पकाकर खाया जाता है। किस राज्य में खाया जाता है? किस राज्य में खाया जाता है, आंसर करिए, है ना। यानी कि नारियल के तेल में समुद्री मछली को पकाकर खाने का जो रिवाज है, यानी कि प्रिय भोजन, ये कहां का हो जाएगा? ये भी सवाल आपका सीटेट में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा गोवा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये गोवा है, ये केरल है, ये बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ये बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है, दोनों सवालों से संबंधित बातें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो ये एक सवाल था, 2 पॉइंट इससे रिलेटेड हमने बात करी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल समझिए, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? ठीक है, यानी कि निदान का मतलब है जब समस्या खत्म हो जाती है, उसके बाद डॉक्टर कहता है कि आपके ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन कम हो गया है। तो हीमोग्लोबिन को हम आयरन से जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, आयरन से जोड़ के देख सकते हैं। वैसे हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है ना, एक प्रकार का ये प्रोटीन होता है ब्लड में। और इस प्रोटीन का कार्य क्या है साथियों? तो ये प्रोटीन का जो कार्य है वो कार्य है ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस का ऑक्सीजन गैस का ऑक्सीजन गैस का स्थानांतरण करना। ऑक्सीजन गैस का स्थानांतरण करना, है ना। हीमोग्लोबिन का कार्य अगर कोई पूछ ले हमसे, ठीक है, तो उसका कार्य एक ही कार्य है। वो कार्य है साथियों, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को हमारे जो है कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसमें केवल ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन एवं CO2 या अदर गैसेस, ठीक है, इनको ये क्या करता है, लगातार ट्रांसपोर्ट करता है, इनका परिवहन करता है। मैं यहां परिवहन शब्द लिखता हूं, वो थोड़ा ठीक लगेगा। परिवहन, उनका ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए आंवला हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, आंवला हरी पत्तेदार सब्जी, इसमें चीनी गलत हो जाएगा, इसमें साथियों हमें गेहूं गलत हो जाएगा, है ना भाई, इसमें नींबू मटर, इसमें भी। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ए इसका कैसा हो जाएगा, सही आंसर हो जाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है भाई, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो है साथियों आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो ये पत्तियां हमें, ये हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, जैसे पालक हो गया, पालक। ठीक है, पालक में साथियों आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा विटामिन सी का स्रोत कौन सा है? तो वो आंवला है। सबसे अच्छा विटामिन सी का सोर्स, विटामिन सी का स्रोत, सी का स्रोत, तो क्या हो जाएगा, आंवला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और विटामिन सी की एक खास बात और है, हाँ बिल्कुल शिवानी, पेडागोजी के सवाल भी मैं इसमें लेकर आता हूं। एक दो सवाल अभी ला रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे सवालों की संख्या बढ़ा लेंगे। ठीक है, निश्चिंत रहिए उस बात को लेकर। क्लियर। तो अब देखिए, अगर हम यहां विटामिन सी की बात करते हैं, तो विटामिन सी से रिलेटेड ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये घाव भरने में अधिक सहायक होती है। घाव भरने में सहायक होती है।
घाव भरने में ये सहायक होती है। ठीक है, तो ये घाव भरने में सहायक विटामिन है, इसकी बात हमें ध्यान रखनी है। संतरा में भी विटामिन सी ही पाई जाती है, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन विटामिन सी। ठीक है, संतरा में भी कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन सी यहां पर हमें देखने के लिए मिलती है। क्लियर, तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम नहीं है। सवाल हमसे ये पूछा है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है वही अब तक चली आ रही है, तो उसकी रूपरेखा 2005 जो है उसके अनुसार हम पर्यावरण के अंतर्गत क्या चीज का अध्ययन नहीं करते, या अध्ययन तो देखो सबका ही करते हैं, लेकिन कौन सी थीम नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे साथियों कौन सी थीम है, ये पूछा है, नहीं है, नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भोजन, फूड। ठीक है, क्लियर हो गई बात। देखिए ये जो तीनों चीजें हैं साथियों, ये पर्यावरण का हिस्सा तो है, पर्यावरण का भाग तो है, परंतु परंतु जो हमारी, ठीक है, जो हमारी एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस थीम में शामिल नहीं है, थीम में शामिल नहीं है। ठीक है, फिर सर क्या क्या शामिल है उसमें, तो ये देखिए उसमें साथियों ईवीएस में शामिल क्या क्या है, जैसे भोजन, परिवार, परिवार एवं मित्र शामिल है। ठीक है, भोजन शामिल है ना, आवास शामिल है, वस्तुएं हम कैसे बनाते हैं, वस्तुएं हम कैसे निर्मित करते हैं, निर्मित करते हैं, तो ये सारी चीजें उसमें क्या है साथियों, ये सारी चीजें उसमें शामिल हैं, ये सभी चीजें उसमें इंक्लूडेड हैं, ये बातें हमें ध्यान रखनी है। क्लियर, तो ये पर्यावरण का भाग तो माना जाता है, मौसम जो है वो पर्यावरण का हिस्सा माना जाएगा, सौर मंडल और ऊर्जा। देखिए पर्यावरण के बाहर कुछ भी नहीं है, हर चीज पर्यावरण का हिस्सा है। और यह आपने देखा ही है कि जो पर्यावरण है साथियों, उसकी जब हम बात करते हैं, ठीक है, पर्यावरण की जब हम बात करते हैं, पर्यावरण में सब कुछ शामिल होता है, पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरण में साथियों सब कुछ, यानी कि जैविक, जो भी जैविक चीजें हैं, बायोटिक, वो सब पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, तो एक हो जाएगा अजैविक, अजैविक जितनी भी अबायोटिक चीजें हैं वो सभी पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, और एक हमारा साथियों जैसे मानव निर्मित जो भी वस्तुएं हैं, मानव निर्मित जो भी वस्तुएं हैं वो भी सब पर्यावरण का हिस्सा है। क्लियर, ऐसे भी कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक और मानव निर्मित, प्राकृतिक वस्तुएं। मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी चीज पर्यावरण से बाहर नहीं है, हर चीज पर्यावरण का हिस्सा ही मानी जाती है। ठीक है, लेकिन एनसीएफ ने जो हमारे प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के जो विषय वस्तु तैयार की है, जो विषय वस्तु बताई है, वो एक अलग मुद्दा है। तो अभी हमारा जो सवाल था वो उसी मुद्दे पर आधारित था कि कौन सा जो है वो एनसीएफ 2005 के अनुसार शामिल है। तो भोजन इसका सही आंसर हो जाएगा, मौसम, सौर मंडल और ऊर्जा इसका सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगले सवाल पर चलते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए, अजैविक घटक कौन से होते हैं, जैसे अजैविक में मृदा, मृदा, जल,
ठीक है, ये सब अजैविक घटक हैं, वायु सब अजैविक घटक हैं ये। ठीक है, जैविक में क्या आएगा, पौधे, पौधे जीव जंतु, ये सब किसमें शामिल होंगे, तो ये सब शामिल होंगे साथियों जैविक घटकों में। क्लियर, मानव जो है वो जैविक घटक का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, है ना, बताइए भाई। ऐसे अब देखिए ये वही सवाल है जो पहले सवाल था, क्या आंसर करना चाहिए इसका भाई, बोलिए, बोलिएगा क्या आंसर इसका सही होगा। कौन सा ऐसा इनमें युग्म हमें दे रखा है, ठीक है, जो जिसमें साथियों लौह युग्म जो है, लौह तत्व जो है, आयरन एलिमेंट जो है साथियों उसमें, है ना, आयरन एलिमेंट जो है वो ठीक ठाक हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो देखिए आंवला और पालक तो बताया ही था आपको, गुड़ में भी आयरन होता है। ठीक है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा, गुड़ में भी आंसर पाया जाता है, गुड़ में भी आयरन पाया जाता है, गुड़ में भी आयरन पाया जाता है, गुड़ में भी आयरन पाया जाता है। ठीक, तो ये भी बात ध्यान रखनी है कि गुड़ में भी आयरन हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है भाई, चलिए, बिल्कुल, तो ये भी बात हमें ध्यान रखनी है कि इससे, अब जैसे आलू की बात करें, और देखिए अलग अलग चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। अगर हम पोषक तत्वों की बात करेंगे ना, पोषक तत्व जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है सर, तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, खनिज लवण, मिनरल्स, ठीक है, जल, रेसे, रेसे, फाइबर जिन्हें कहते हैं, विटामिन, विटामिन, ये खनिज लवण है। आप कुछ भी खाएंगे ना, आपको यही चीजें प्राप्त होने वाली हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा मिल जाएगी, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें वसा ज्यादा हो जाएगा, खनिज। तो ये चीज हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो हम किसी भी चीज का जब सेवन करते हैं, किसी भी चीज का जब हम साथियों सेवन करते हैं, तो हमें ये पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और इनके अपने अलग अलग काम है। जैसे जैसे अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूंगा, तो ये साथियों ऊर्जा देने में सहायक है। क्या प्रोवाइड कराता है ये, तो ये जो है ऊर्जा प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्या प्रोवाइड कराता है ये, तो ये ऊर्जा प्रोवाइड कराता है भाई, है ना, ऊर्जा एनर्जी देता है ये, है ना। प्रोटीन जो है साथियों वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इनके अलग अलग कार्य हो जाते हैं। अच्छा, कमेंट करके ये बता दीजिए कि कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी मिलती है या वसा से ज्यादा एनर्जी मिलती है। वसा को हम लिपिड भी कह देते हैं, फैट भी कह देते हैं, लिपिड या फैट। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके ये बताइए कि कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी मिलेगी या फिर वसा से ज्यादा एनर्जी मिलेगी, बोलिए, बोलेंगे जल्दी से भाई। कार्बोहाइड्रेट हमें ज्यादा एनर्जी देता है या वसा ज्यादा एनर्जी देती है। देखिए अगर हम यहां पर बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में हमें वसा से, वसा से, वसा से लगभग लगभग 2 गुनी,
दो गुनी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से हमें दो गुनी ऊर्जा प्राप्त होती है, दो गुनी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, परंतु जो साथियों वसा है ना वो नुकसानदायक होती है। यानी कि वसा जो है ना, वो किसी भी प्रकार की वसा हो, वो शरीर के लिए हानिकारक, एनर्जी ज्यादा देती है लेकिन शरीर के लिए हानिकारक मानी जाती है। हमारी जो आर्टरीज वेन्स वगैरह होती है उनमें जम जाती है और उसके बाद हार्ट अटैक जैसी समस्याएं और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं को ये जन्म देती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है कम, पर यह एनर्जी हमारे लिए फायदेमंद होती है। इस एनर्जी को शरीर अच्छे तरीके से काम में ले पाता है ना। अरे क्लियर हुआ पॉइंट या नहीं हुआ, एक बार बता दीजिए। आपकी संख्या लगभग कांस्टेंट रहती है ना, डेली आपकी संख्या जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो क्या क्लास आपको ठीक नहीं लगती? सीरियसली मुझे बताइएगा एक बार, क्या ईवीएस की जो क्लास है वो आपको कैसी लगती है ना? दिल से बताइएगा भाई, सच बोलिएगा। अगर आप गलत भी बोलेंगे तो भी आपका स्वागत है, पूरी तरह से स्वागत है ना? बताइएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, समझिए। ठीक है, तो देखिए अगला जो पॉइंट है साथियों उसकी बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, है ना। उसकी जब चर्चा करेंगे हम, तो वो है खाद्य संरक्षण, यानी कि फूड कंजर्वेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। सवाल क्या पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है खाद्य संरक्षण के लिए, है ना। हमें एक्चुअल में क्या करना है, तो हमें साथियों अगर हम बात करेंगे, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन के तौर पर हमें चीजों को देखना है, यानी कि संरक्षित करके रखना हो गया, मतलब है ना लंबे समय तक बचाकर रखना। संरक्षण का मतलब हो क्या हो गया, लंबे समय तक बचाकर रखना। ठीक है, संरक्षण का मतलब है, संरक्षण का मतलब यह है लंबे समय तक, लंबे समय तक बचा कर रखना, लंबे समय तक बचाकर रखना। ठीक है, तो लंबे समय तक बचाकर हम इसको रखते हैं, समझिएगा। तो आलू से जब चिप्स बनाते हैं लंबे समय तक सेव करके रखा जा सकता है। ठीक है, सेव से जब जैम बना लेते हैं लंबे समय तक सेव करके रखा जा सकता है। कच्चा आम से अचार जब बनाते हैं तो ये भी लंबे समय तक। दूध से बना हुआ पनीर जो है ये अधिक समय तक, अधिक अधिक समय तक संरक्षित नहीं किया जा सकता, संरक्षित नहीं किया जा सकता है, अधिक समय तक संरक्षित नहीं किया जा सकता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। अच्छा ये बताइए दूध में कौन सी प्रोटीन होती है ना। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, दूध में कौन सी प्रोटीन होती है। देखिए मैं आपको दूध से रिलेटेड बात बताता हूं एक, है ना। जैसे मान लीजिए ये साथियों क्या है, ये मिल्क है। ठीक है, ये मिल्क है। अगर हम इस दूध की बात करते हैं तो इस दूध में जो प्रोटीन होती है, अगर इस प्रोटीन की बात करेंगे तो ये कौन सी प्रोटीन है, केसीन। कौन सी प्रोटीन होती है, केसीन प्रोटीन होती है। ठीक है, दूध में पाई जाती है। आगे अगर हम बात करेंगे दूध में साथियों कार्बोहाइड्रेट कौन सा पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, तो ये पाया जाता है लैक्टोज। कौन सा पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगर हम बात करेंगे दूध में साथियों बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया कौन सा पाया जाता है? वो पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कौन सा होगा? लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। ठीक है। दूध में साथियों अशुद्धता, इंप्योरिटी की जांच, अशुद्धता कैसे जांची जाती है? किससे जांची जाती है? लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से पता की जाती है। ठीक है। तो ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। हाँ, दूध से ही तो दही बनेगा, दूध से भी दही बनेगा तो शुगर चेंज थोड़ी ही होगी, है ना, वहां भी यही पाई जाएगी। क्लियर? तो लैक्टोज जो है वो दही में भी पाया जाता है। ठीक है। लैक्टोबैसिलस जो है वो दही में भी पाया जाता है। चेंज थोड़ा ही हो जाएगा पूजा जी, है ना, जैसे शुगर जो भी है उसमें वही शुगर रहेगी। क्लियर? ठीक है। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है जो बच्चों में ही पाया जाता है केवल? दूध का पाचक एंजाइम, एंजाइम के द्वारा ही तो भोजन पचाया जाता है। तो दूध का पाचक एंजाइम कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा साथियों हमारा कौन सा? वो हो जाएगा रेनिन। ठीक है, रेनिन। ये साथियों बच्चों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, बच्चों में पाया जाता है। ये बात हमें यहां पर ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई बात? तो ये बात ध्यान रखनी है। दूध से रिलेटेड और भी बहुत सारी बात है साथियों। ठीक है, और भी बहुत सारी बात है, करते रहेंगे उनको। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल समझिए। अगला सवाल है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई है, निम्नलिखित सामग्री में उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। जिनके भीतर बीज होते हैं। ठीक है, तो देखिए आलू हो गया, आलू इसमें लिखा हुआ है, आलू, है ना। प्याज हो गया, प्याज, इनमें सामान्यतः बीज नहीं पाए जाते। इनमें बीज नहीं पाए जाते, बीज नहीं पाए जाते। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? तो ये देखेंगे टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा, और इसमें ये प्याज जो है वो गलत आ गया। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा, यही आंसर सही होगा। ठीक है, यही आंसर सही हो जाएगा भाई। क्लियर हो गई बात? जिनमें बीज पाए जाते हैं, जिनमें बीज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सवाल हमसे पूछा है। ये सब्जियां हैं आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला। वैसे नाशपाती और चीकू में भी बीज देखने के लिए मिल जाते हैं, तो ये भी सही हो जाना चाहिए। अब क्योंकि हमारे पास जब ऑप्शन नहीं, बी आंसर सही नहीं होगा, सी आंसर सही होगा इसका। ठीक है, आंसर सही क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा सही? सी आंसर इसका ठीक हो जाएगा। सी आंसर इसका ठीक होगा भाई। ठीक है, कौन सा? सी। ए भी सही है। ए, टमाटर, नाशपाती और चीकू। ठीक है, टमाटर, नाशपाती और चीकू, है ना। टमाटर, नाशपाती और चीकू, हाँ ये भी सही है भाई, है ना। तो कोई बात नहीं, हमें मतलब इसमें एक दो ऑप्शन ऐसे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो सवाल है आया हुआ ही सवाल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए भी सही है, इसे तो फिर डी भी सही है। संख्या इसमें ज्यादा दे रखी है, इस वजह से इसको शायद ठीक मान लिया गया है, तो इसको देख लेंगे। बाकी हमें पहचान करनी थी तो हम पहचान कर पाएंगे कि कौन से ऐसे फल हैं जिनमें साथियों बीज हमें देखने के लिए मिलते हैं, कौन से ऐसी सब्जियां हैं जिनमें हमें बीज देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि जिनमें बीज पाए जाते हैं उनकी लिस्ट बनाइए, ऐसी सब्जियां और फल जिनमें बीज पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसी सब्जियां और फल जिनमें बीज पाए जाते हैं, और ऐसी सब्जियां और फल जिनमें बीज नहीं पाए जाते, तो उनकी एक लिस्ट आपको बनानी है, एक सूची आपको बनानी है, जिससे आपको ये आइडिया रहे कि हाँ इनमें फल बीज पाए जाते हैं, इनमें नहीं पाए जाते। ठीक है, कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछ लेता है कि ये जो है, जैसे मान लीजिए लौंग का पूछ लिया, लौंग जो है
है ना, लौंग जो है, लौंग, ठीक है, लौंग जो है साथियों वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? मैं कराऊंगा ऐसे सवाल, पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है लौंग? ये फूल से, तना से, पत्ती से, है ना। जैसे सवाल हमसे पूछ लिया, मान लीजिए हींग जो है, हींग, ठीक है, हींग या तंबाकू, तंबाकू पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ऐसे सवाल भी हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? यानी कि उन रोगों की पहचान करनी है जो मच्छरों से फैलते हैं, ठीक है। तो देखिए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, हैजा मक्खियों वगैरह से फैलता है ना, तो ये तो गलत हो गया। HIV एड्स, डेंगू, HIV एड्स, तो ये नहीं है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम डेंगू एवं चिकनगुनिया की बात करते हैं, चिकनगुनिया की बात करते हैं, तो साथियों क्या होता है ना, तो ये हो सकता है जब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, डेंगू और चिकनगुनिया की बात करते ठीक है भाई। तो देखिए डेंगू, ये एडीज एक मच्छर है, एडीज मच्छर, है ना, उसकी वजह से ये हो जाते हैं, एडीज मच्छर की वजह से। और डेंगू में आपको पता ही है साथियों, है ना, हड्डियों में दर्द की शिकायत रहती है, हड्डियों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है ना। चिकनगुनिया में कुछ समय तक, चिकनगुनिया में लंबे समय तक दर्द रह सकता है, तो ये इसकी विशेषता है। डेंगू में आपको पता है प्लेटलेट्स काफी कम हो जाती हैं, प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है, प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है, जिससे रक्त का थक्का, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए हेल्पफुल होती हैं, तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है ठीक तरीके से, ठीक है। तो ये मलेरिया जो रोग है ये भी, है ना, मच्छरों से ही होता है। और ये मादा एनाफिलेज भी बोल देते हैं, एनोफिलेज नामक मच्छर से ये होता है, मादा मच्छर से होता है, ठीक है। बाकी इसमें साथियों ये प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला एक रोग है, एक परजीवी है ना, पैरासाइट्स जिन्हें कहते हैं प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला ये रोग है। और वो कौन सा प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है साथियों वो हो जाता है। अच्छा ये बताइए, मलेरिया के लिए दवा कौन सी और किस वृक्ष से वो प्राप्त की जाती है? मलेरिया के लिए किस वृक्ष से दवा की प्राप्ति की जाती है ना, और उस दवा का नाम क्या है बताइएगा। आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए इसका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए भाई, सिनकोना से, बिल्कुल भाई, ठीक है। तो किस वृक्ष से? सिनकोना वृक्ष से, सिनकोना की छाल, सिनकोना की छाल से साथियों ये दवा प्राप्त की जाती है। कोनेन कहा जाता है उसको, कोनेन। क्या कहा जाता है उसको? कोनेन कहा जाता है, कोनेन, ठीक है। तो कोनेन की जो गोली है साथियों वो सिनकोना वृक्ष की छाल से जो है वो मलेरिया में हेल्पफुल होती है। छोटे छोटे पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, आप लिख भी सकते हैं ना। जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो पढ़ने का क्या सही तरीका होना चाहिए, कई लोगों को पता ही नहीं है, वो सिर्फ किताब खोली और बैठ गए, ठीक है। तो कई बार जब आप चीजों को पढ़ते हैं
तो आप एक काम किया करो, जैसे मान लीजिए आप कोई भी सवाल कर रहे हैं, उस सवाल से जितने संभव पॉइंट बन सकते हैं उनको ऐसे लिख लिया करिए, ठीक है, एक पेज पे ही। उसके बाद दूसरा सवाल किया, दूसरे सवाल से संबंधित पॉइंट्स लिख लिए, ठीक है, ठीक है भाई। तीसरा सवाल किया, उससे संबंधित पॉइंट लिख लिए। और जब भी जीएस पढ़ने बैठे, ईवीएस पढ़ने बैठे, आपको कोई नई चीज मिली इस सवाल से रिलेटेड, उसको कनेक्ट करके यहां लिख दिया। कोई दूसरी चीज मिली इस सवाल से रिलेटेड, कनेक्ट करके यहां लिख दिया। ऐसे करेंगे ना तो फायदा होगा निश्चित रूप से, ठीक है। ये बहुत अच्छी तकनीक है। तो जब भी पढ़े, जो भी सवाल आपने, मान लीजिए पूरे महीने में 150 सवाल किए, पूरे माह की बात कर रहा हूं मैं, तो बहुत कम सवाल लिए हैं मैंने मंथ में, या फिर वीक में, मान लीजिए वीक में एक सप्ताह में आपने लगभग 200 सवाल किए। और जब 200 सवालों के पॉइंट्स आप लिखोगे ऐसे, अगर 5-5 पॉइंट भी लिख दिए आपने, तो कितने बन गए? 1000 सवाल बन गए या नहीं बन गए? 1000 से रिलेटेड और बातें आपने कनेक्ट करके लिख दी, और ज्यादा सवाल बन जाएंगे। अब आपसे ऑब्जेक्टिव ही तो पेपर पूछेगा, कोई लिखित पेपर तो आ नहीं रहा कि सर हमें तो आंसर राइटिंग सिखाइए। तो आंसर राइटिंग तो नहीं सीखेंगे ना हम, ठीक है पूजा जी, वो ज्योग्राफी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अच्छा, आप ज्योग्राफी क्लास भी लेते हैं, बहुत सुंदर भाई, ठीक है। तो इसीलिए हर चीज के ऐसे नोट्स बनाते चलेंगे ना, तो खुद की एक किताब लिख पाएंगे आप बहुत अच्छे से। और वो किताब जो है वही जन्म जन्मांतर काम आएगी आप जब तक पेपर देंगे। एक बढ़िया सी कॉपी में ये सब चीजें लिखा करो, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? बोलिए भाई, कौन सी बीमारी ऐसी है जो रुके हुए या इकट्ठा पानी से हो सकती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया इसका आंसर हो जाता है, ठीक है, मलेरिया इसका आंसर हो जाता है। ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि रुके हुए पानी में जो है वो मच्छर साथियों पनप जाता है, ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, है ना। अब देखिए एक सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्रभावित अंग कौन सा है? निमोनिया में प्रभावित अंग कौन सा है? यानी कि जब किसी भी व्यक्ति को निमोनिया होती है तो उसका कौन सा अंग प्रभावित इफेक्ट होता है? पोलियो और चेचक में भी कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह बात आपको बतानी है, ठीक है, यह बात आपको बतानी है। इससे जुड़ी हुई कई सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। बाकी कल फिर मैं आपको इसको बताऊंगा, अगर आप आंसर करेंगे आज तो फिर हम देखते हैं उसको, ठीक है। चलिए, रीना आम पसंद करती है और वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा तरीका? अचार और आम पापड़ बनाकर रख सकती है, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संरक्षित कर देना। वायुरोधी डिब्बे में संरक्षित कर देगी तब भी चीजें सड़ जाएंगी, ठीक है। आप ये मान के चलिए, जैसे एक ये है बंद पात्र है, ये एक खुला हुआ पात्र है, ठीक है, ये बंद है, ये खुला हुआ है। तो आप मुझे ये बताइएगा साथियों कि इस पात्र में क्या चीजें सही बनी रहेंगी? नहीं, इसमें भी चीजें खराब हो जाएंगी, इसमें भी खराब हो जाएंगी। प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर्स में संचित करना होगा बेसिकली, ठीक है, संचित करना। आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा अचार और आम पापड़ बनाना। रेफ्रिजरेटर में गर्मियों में आम आए, है ना, और हमने रेफ्रिजरेटर में जनवरी के लिए वो संजो के रख दिए, तो मान लेता हूं मैं अप्रैल के महीने में आम हमें प्राप्त हुए, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्या सेव रहेंगे जनवरी तक रेफ्रिजरेटर में? पूजा जी बताएंगी। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो अगर उसे लंबे समय तक उनको संरक्षित करना है तो वो अचार बनाकर
आम पापड़ बनाकर, आम पापड़ तो खाए ही होंगे आप लोगों ने, तो उनको क्या किया जा सकता है, उनको कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है, उनको कंजर्व करके रखा जा सकता है। क्लियर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित समूहों में उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। खाना कैसे पकाना चाहिए? पहले सीधा सीधा तल देना चाहिए खाने को, तलकर, भिगोकर, भूनकर नहीं। सेक कर, तल कर, भून कर, सेक कर, उबाल कर, बेल कर, उबाल कर, गूंथ कर, भून कर, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? सेक कर, उसके बाद तल कर, उसके बाद भून कर। ये ऑर्डर सही है, ये ऑर्डर सही है। खाना पकाने की जो विधि है वो इसी प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये बात भी हमें यहां पर ध्यान रखनी है इस सवाल से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए साथियों इतने ही सवाल थे। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और कोशिश करो कि इसकी संख्या थोड़ी सी बढ़ जाए, है ना। आपको ही प्रयास करना है, क्योंकि मैं तो नहीं ही कहूंगा, है ना भाई। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, अगर आपको ठीक फील होता है, आप कुछ नया सीखते हैं, तो आप शेयर वगैरह कर सकते हैं, बता सकते हैं अपने दोस्त को। नहीं बताएंगे, ऐसे कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी कोई नहीं, आप ही डेली आया करो तो नई नई चीजों को डेली सीखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए मतलब इसी के नए सवालों के साथ। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।